नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार अत्री, अंक ज्योतिष, और आज मेरे साथ हैं राज ज्योतिष गुरु। ये जाने माने नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं। नमस्कार। काफी अच्छी इनकी प्रेडिक्शंस होती हैं और बहुत सालों से ये इस ज्योतिष के क्षेत्र में हैं। और आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे कुछ विषयों पे चर्चा करने के लिए। जैसे कुछ विषय हैं जिन पर बहुत लोगों को कुछ ना कुछ शंका बनी हुई है कि क्या, जैसे कि मैं लेता हूँ काल सर्प दोष को। बहुत से लोगों को नहीं पता ये क्या होता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो ऐसे ही कुछ विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके अंदर हम लोगों के मन में जो भी इनके प्रति आप कह सकते हैं कि जानकारी का अभाव है, या और भी कुछ लोगों का जो जानकारी उन लोगों के पास नहीं है, वो हम देने की कोशिश करेंगे। तो राज जी, हाँ जी। शुरू करिए। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहले अमित जी नमस्कार। और मैं अपने सारे व्यूअर्स और सारे फ्रेंड्स, अपने मित्रों को भी मैं नमस्कार और धन्यवाद कहना चाहता हूँ। कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको अमित जी का भी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अमित अत्री जी दिल्ली के बहुत ही अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अंक ज्योतिष हैं और साथ में वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। बहुत ही बढ़िया इनका नाम है यहाँ पर दिल्ली में और बहुत ही जाने-माने नाम है। अगर आपने नहीं सुना हो तो आप फ़ेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं और काफ़ी सटीक प्रेडिक्शन इनकी जो है न्यूमरोलॉजी में होती है, बहुत सटीक प्रेडिक्शन ये करते हैं। अब अमित जी ने पॉइंट उठाया है काल सर्प दोष का। देखिए, काल सर्प दोष एक ऐसा नाम बन चुका है कि जिससे बहुत से लोगों को या तो डर लग रहा है या बहुत से लोगों को इस नाम से डराया जा रहा है और डराकर बहुत से लोग इससे पैसा भी कमा रहे हैं। ऐसा ही है ना? लेकिन क्या जी, काल सर्प दोष वाक़ई में है या नहीं है? सबसे पहले ये समझना बड़ा ज़रूरी है। देखिए अमित जी, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और बहुत से हमारे मित्र भी जानते होंगे कि काल सर्प दोष इसका वर्णन किसी शास्त्र में नहीं, कहीं पर भी ये सुनने को और पढ़ने को नहीं मिलता कि काल सर्प दोष का वर्णन कहीं किसी शास्त्र में दिया हो। लेकिन आज काल सर्प दोष जो है हमें बहुत सुनाई दे रहा है फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे आए दिन इसके ऊपर जो है लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और अब तो हज़ारों रुपए, लाखों रुपए के उपाय भी काल सर्प दोष में होने लगे। देखिए, काल सर्प दोष क्या माना गया है कि जब 2 राहु और केतु ये 2 ग्रहों के बीच में जब सारे ग्रह फँस जाते हैं, तो इसे काल सर्प दोष कहते हैं, इसे पूर्ण कहते हैं, पूर्ण काल सर्प दोष। और जब कोई ग्रह बाहर निकल जाता है, इसे आंशिक कहते हैं। देखिए मेरा आप इसे चलिए नाम दे दिया ठीक है, लेकिन वैसे भी आप जानते हैं अमित जी कि राहु बहुत बड़ा ग्रह है, उसके अंदर टेंडेंसी है वो सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाता है। अगर इस चीज को कुछ नाम ना भी दिया जाता तो भी राहु उतना ही प्रभावशाली रहता जितना कि अब है। बाकायदा अगर आप देखें काल सर्प दोष में है क्या, राहु और केतु के उपाय तो है। राहु को शांत करने के, केतु को शांत करने के ही तो उपाय है। बस इसको नाम दे दिया गया है कि ये काल सर्प दोष है। और ऐसा एक्चुअली काल सर्प दोष में सबसे पहले तो ये देखो कि कौन कौन से ग्रह उससे प्रभावित है और क्या वो काल सर्प दोष बुरा है या नहीं, या वो राहु किन ग्रहों को या केतु किन ग्रहों को ग्रसित कर रहा है, उनको पावर देने की जरूरत है और राहु को क्या शांत करने की जरूरत है या दूर बहाने की जरूरत है, उससे अकॉर्डिंग अगर हम वो उपाय करें तो। लेकिन मुझे अमित जी मैं सच बताऊं, मैं काल सर्प दोष को पर्सनली मैं नहीं मानता और मेरा पर्सनली मत है कि काल सर्प दोष के नाम पर जो हजारों लाखों रुपए के उपाय किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे उपायों से भी हम काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन काल सर्प दोष के साथ एक उपाय, एक और दोष है, पितृ दोष। लगभग लगभग सेम है।
अगर आप काल सर्प दोष के आप उसमें देखें कि उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है और पितृ दोष के देखें कि उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तो लगभग सेम है। तो पितृ दोष जो मुख्य रूप से है होता है। काल सर्प दोष मैं पर्सनली नहीं मानता, शास्त्रों में भी इसका वर्णन नहीं है, लेकिन अब क्योंकि ये चल रहा है तो इसे चलाना पड़ता है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। और कहीं ना कहीं मैं भी कालसर्प दोष को नहीं समझता हूँ, बट हाँ, जैसा कि आपने कहा कि हाँ, पितृदोष होता है और उसका जिक्र भी है हमारे ग्रंथों में। और अब आपने जब बता ही दिया है, इस पितृदोष का नाम आपने ले ही लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट आप इस टॉपिक पर भी बात कर ही लीजिए। हाँ जी अमित जी, जरूर। आपने भी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। तो जब पितृदोष का नाम आ ही गया है तो इस पे बोलना भी फिर लाजमी है। देखिए अमित जी, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरे पास मेडिकल साइंस होती थी। और वैसे भी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और खैर नहीं भी है, तो बहुत से लोग जो है एक चीज को जानते हैं कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अगर कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। अगर रिएक्शन होना बंद हो जाए तो एक्शन अपने आप बंद हो जाता है। जो साइंस के स्टूडेंट है वो उस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। मेरा ये फॉर्मूला या ये बात बताने का मेरा मकसद इस पितृदोष के उपाय से रिलेटेड संबंधित ही है। देखिए पितृदोष क्या करता है। पितृदोष आपके सभी कामों में रुकावट डालता है। विवाह में अड़चन है, वंश वृद्धि में अड़चन है, काम धंधे में अड़चन है, लेकिन और भी मेन जो वो है वो ये कि ये जितने भी पुरुष सदस्य होते हैं घर के, उन्हें साथ नहीं रहने देता। घर में कलेश का वातावरण इस तरह से बना रहता है कि मन में जो है मन मुटाव रहता है, मन में विकार रहता है, मन भेद रहते हैं और आदमी जो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। भाई भाई से दूर भागने लगता है, पिता पुत्र से दूर भागने लगता है। आप देखिएगा जिसको भी पितृदोष हो उसे छूटते ही आप पूछ लीजिएगा कि क्या आपकी फैमिली में बिखराव है, वो हाँ में जवाब देगा। पितृदोष जिसको होता है उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई जो पुरुष सदस्य होता है या तो किसी की एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, या वो सुसाइड कर लेता, आत्महत्या कर लेता है, या घर छोड़ के चला जाता है, या किसी की संतान नहीं होती, संतान होती है तो सही नहीं होती। लेकिन मेन जो होता है सबसे पहला जो शुरुआत होती है वो ये होती है परिवार के सदस्यों में बिखराव। कलेश का वातावरण बना रहता है, परिवार एक दूसरे से अलग होने लगता है और धीरे धीरे जैसे कि किसी के पिताजी हैं, पिताजी के भाई हैं, वो अलग हो जाएंगे, यानी कि उसके चाचा ताऊ उनमें ही आपस में इतना बैर होगा। फिर आगे उनकी जो औलाद होंगी सबकी उन्हीं में आपस में बैर होगा। तो यहाँ पे मेरा बताने का मतलब था एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। सबसे पहला जो पितृदोष का जो काम है वो यही है, जिसे पितृदोष होता है उसमें यही है, वो परिवार में बिखराव पैदा करना है। तो यही करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोशिश यही करनी है कि आपसी स्नेह बना रहे, आपसी प्यार बना रहे, विश्वास एक दूसरे पे बना रहे, छोटी छोटी बातों पे लड़ना खींचना छोड़ दे। कुछ भी हो जाए परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग ना हो। कोई भी मनमुटाव है, कोई भी लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो उसे परिवार में ही सुलझाने की कोशिश करें, बजाय कि बाहर लेके जाने की कोशिश करें। यहीं से ही पितृदोष में कमी आनी शुरू हो जाएगी। अपने आसपास घर के चार दीवारी में कहीं पे भी पीपल का पेड़ उग रहा हो उसे फौरन हटाते रहिए। और महीने में एक बार अमावस्या की अमावस्या जो है, एक तो पुरुष सदस्य यानी कि परिवार के सारे ही सदस्य, अगर पुरुष नहीं जा सकते तो महिलाएं उनका हाथ लगा के मंदिर में दूध जल बतासे और थोड़ी सी दक्षिणा ब्राह्मण को दे, अरदास के साथ दे। और महीने में एक बार ऐसा हवन होता रहे और परिवार के जितने भी सदस्य हैं, आपके चाचा ताऊ चाची बुआ आगे उनके बच्चे, वो भी आए हवन में, सभी सम्मिलित हो और अपने हाथों से एक एक बार हवन में आहुति दे। आप देखिएगा पितृदोष खत्म होता चला जाए। और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इस बात की, नहीं तो आप बेशक कहीं पे भी पूजा करा के देख लीजिए, पितृदोष फिर आपकी संतान में आगे नजर आ जाएगा। तो ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है। आप इसे आज शुरुआत कीजिए,
आप यंगस्टर्स हैं, आज आप इसे शुरुआत कीजिए, जब आपकी शादी होगी इसके गुण बहुत हद तक कम हो चुके होंगे, इसका दोष बहुत हद तक कम हो चुका होगा, आपकी आने वाली संतान में पितृदोष फिर नहीं आएगा। तो ये है पितृदोष का जो कारण है और या जो निवारण है, वो मेरी समझ में ऐसा ही है, जिसमें बिना खर्चे का, ये नहीं कि हज़ारों रुपए की हम पूजा करा रहे हैं। आप ₹250 दीजिए, कोई भी पंडित आके आपके घर में जो है हवन कर जाएगा आसानी से। जी, आपका क्या कहना है बहुत-बहुत पितृदोष को? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा कि आपने ये जानकारी शेयर करी सब लोगों से, और जिन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं था, और जो मतलब जो लोग इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर लोगों को लूट रहे हैं, तो कम से कम लोग उन लोगों से सावधान हो जाएँगे। देखो, बहुत-बहुत धन्यवाद। जो लूट रहे हैं उसे हम और आप जैसे ज्योतिष ही बदनाम होते हैं कि लूटता कोई और है, बदनाम कोई और हो जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सही कहा आपने। अच्छा अमित जी, अब आप भी थोड़ा-सा बताइए, जैसे कि आज 6 तारीख है, हुँ। तो थोड़ा-सा 6 अंक के बारे में बताइए, किस ग्रह को रिप्रेज़ेंट करता है और उससे या जिसके 6 बर्थ डेट होती है, उसके क्या गुण हैं या कैसे? जी, बिल्कुल। अब आज चूँकि आज 6 तारीख है, आपने अभी पूछा कि चलो 6 तारीख से रिलेटेड ही हम आज चर्चा करते हैं। जी, 6 6 अंक होता है शुक्र ग्रह का, अच्छा, और शुक्र ग्रह जैसा कि आपको पता है राज जी कि अ सुख, वैभव, ऐश्वर्य, इन सब चीज़ों का कारक होता है। जी, तो जितना भी जिसे कहते हैं कि अगर ग्लैमर, ये सब चीज़ें शुक्र के अंदर ही आती हैं। जी, तो 6 6 अंक वाला मैं ये बोलूँगा कि 6 अंक अगर किसी का आता है, या किसी का 6 अंक मूलांक 6 है, तो ऐसा जो जातक होगा वो शुक्र ग्रह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, ओके, और उसके अंदर शुक्र ग्रह की जो विशेषताएँ हैं वो होंगी कहीं न कहीं। जैसे अ, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो सकता है वो बंदा, कि उसके अंदर कोई ना कोई कला होगी ज़रूर। अ, हो सकता है कि जैसे कोई लड़की है मान लो, ठीक है? उसका 6 अंक है, तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई ना कोई कला हो, जैसे कि बहुत अच्छी कुकिंग करनी आती हो, या पेंटिंग वगैरह में उसका हाथ बहुत अच्छा हो, या फिर एक्टिंग की तरफ रुझान हो। मतलब मैं ये बोलूँगा कि कोई ना कोई कला ज़रूर आती होगी, और यह सीखने का बहुत ज़्यादा इच्छुक होंगे वो ऐसे लोग। कोई भी मतलब कला की तरफ ज़्यादा रुझान रहेगा ऐसे लोगों का। और 6 नंबर ये भी दर्शाता है कि फैमिली से जुड़ा हुआ ऐसा बंदा होता है, कि डोमेस्टिक लाइफ से जुड़ा हुआ भी होता है ऐसा बंदा, जो कि फैमिली को पहले प्रायोरिटी देता है, बाकी चीज़ें बाद में। तो और मैं बोलूँ 6 नंबर का, तो 6 नंबर अगर बंदा कोई ऐसी फील्ड में नहीं है, तो 6 नंबर वाला एक बंदा जो है वो एक अच्छा टीचर भी हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 6 नंबर वाले लोगों के अंदर पाई जाती हैं, और बाकी तो विस्तार से अगर मैं कभी बात करूँगा तो बताऊँगा कि और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मैं बस अ, इसको थोड़े से शब्दों में बताऊँ तो यही जो मैंने अभी आपके सामने बताया है कि 6 नंबर से हम यही हमें पता चलता है कि 6 नंबर वाले कैसे होते हैं बंदे। ये आपने बहुत बढ़िया बताया, मुझे भी आज ही पता लगा कि नंबर 6 का रिलेशन शुक्र से है, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे तो न्यूमरोलॉजी आती नहीं बिल्कुल भी, इस मामले में मैं तो ज़ीरो। क्या, और हम साथ जुड़ते रहेंगे और आगे भी आपसे न्यूमरोलॉजी पर चर्चा करते रहेंगे। और अब जी, क्योंकि जी, हमारा जी। सेशन चल ही रहा है और आप जानते हैं कि बहुत से प्रेमी चाहते हैं कि थोड़ी नाड़ी ज्योतिष पे भी बात की जाए, और तो चलिए अब बिल्कुल, आए हैं बिल्कुल। तो तो जिस थोड़ा-सा। तरह जिस तरीके से आपने बोला कि आपको न्यूमरोलॉजी का बारे में कुछ नहीं पता, और मुझसे आपको सीखने को मिलेगा, उसी तरीके से मैं भी ये बोलूँगा कि नाड़ी के बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं
चर्चा करें नाड़ी के बारे में, नाड़ी ज्योतिष के बारे में। चलिए, वैसे तो आपने देखा होगा और हमारे मित्र, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं कि नाड़ी ज्योतिष पे जो हमारे अ, जो मेरे वीडियोस हैं वो चलते रह रहे हैं। और अमित जी, मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पर इस पे काम कर रहा हूँ। थोड़ा समय के कारण थोड़ा देरी हो रही है। पूरा नाड़ी ज्योतिष का कोर्स है जो मेरा यूट्यूब पर उपलब्ध होने वाला है, और मंथली के हिसाब से इसका होगा। जो मंथली में लेना चाहे उसको जो है उस तरह की वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और ये नाड़ी ज्योतिष का जो कोर्स है, हम शुरू से बेसिक से इसे कवर करेंगे और आगे प्रोफेशनल तक जाएंगे। चलिए, मैं अब रात भी बहुत हो गई है और अम्मी जी आपने भी खाना खाना होगा और हमने भी खाना है। चलते चलते हम दो चार टिप्स अपने मित्रों को, अपने व्यूअर्स को देते जाएं। देखिए, आपको पता होगा कि नाड़ी ज्योतिष के अंदर हम ग्रहों की युति को देखते हैं। तो चलते चलते छोटे छोटे टिप्स मैं बता दूं। अगर आप कहीं पे भी देखें, गुरु और मंगल का योग है। मंगल क्या है? मंगल इज फुल ऑफ एनर्जी। और गुरु आप जानते हैं कि हम इसे पुरुष नेटिव के लिए कंसीडर करते हैं। तो अगर गुरु और मंगल कहीं पर साथ बैठे हैं, इट मीन्स नेटिव इज फुल ऑफ एनर्जी। वो बहुत सारी एनर्जी का मालिक है, यानी कि वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, उसके अंदर कैलिबर है। लेकिन आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई आदमी बहुत सारे काम एक साथ करने लग जाता है तो वो एक काम भी सही ढंग से नहीं कर पाता। ऐसे ही है ना अमित जी? तो जब हम कहते हैं ना बिल्कुल कि बिल्कुल। जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, अगर गुरु और डेफिनेट। मंगल का योग यस। है तो वो फिर जैक ऑफ ऑल ही हो जाएगा। वो काम तो बहुत सारे करेगा, लेकिन एक भी काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। अगर कर लेगा तो गनीमत समझेगा। इसी तरह से गुरु और चंद्र, आप जानते हैं अमित जी, गुरु और चंद्र जब बैठ जाते हैं तो वैदिक में तो हम इसे हंस योग कहते हैं, लेकिन नाड़ी में थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखिए, चंद्र एक ऐसा ग्रह है जो हर रोज अपना रूप बदलता है। आज आप जिस चंद्रमा को देखेंगे, कल उस चंद्रमा में परिवर्तन होगा। चंद्रमा चलायमान है, गुरु नेटिव पुरुष है, यानी कि वो जो पुरुष है, वो जो नेटिव है, वो जिस जातक की कुंडली में गुरु चंद्र एक साथ बैठा है, यानी कि जातक या तो घूमने फिरने का शौकीन होगा, नहीं तो जैसे कि मैंने बताया चंद्रमा अस्थिर है। अस्थिर यानी कि वो चेंज होता है। तो ऐसा जातक जिसकी कुंडली में गुरु और चंद्र बैठा हो, उसकी जबान भी अस्थिर रहेगी, उसकी जबान का कोई पास नहीं होगा। आज वो कुछ बोलेगा, कल वो कुछ बोलेगा, परसों कुछ बोलेगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे आदमी ज्यादा विश्वास के लायक नहीं होते। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे आदमी अक्सर धोखा भी खाते हैं। अब और हम गुरु, ये भी कह सकते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसा जो जातक जातक होगा वो थोड़ा चंचल भी होगा, थोड़ा हाँ मन से। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहले बताया कि चंद्रमा अस्थिर है, चलायमान है। ऐसा जातक चंचल भी होगा, उसे घूमने फिरने का शौक भी बहुत होगा, और वो कला प्रेमी भी होगा, वो सुंदरता का जी। प्रेमी भी होगा। लेकिन गुण तो फिर सारे आएंगे ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा मित्रों, ये सिर्फ दो ग्रहों की बात हो रही थी। अगर कोई तीसरा ग्रह इसमें युति, दृष्टि, रिलेशन किसी भी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर रिजल्ट जो है प्लस माइनस। चलिए अमित जी, बहुत अच्छा रहा ये हमारा जो सेशन था, ये पहला सेशन था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे सेशन हम बनाएंगे और हमारे व्यूअर्स को बहुत ज्ञान मिलता रहेगा, और मुझे भी आपसे बहुत ज्ञान मिलता रहेगा। और फ्री में मुझे न्यूमरोलॉजी भी सीखने को मिल जाएगी इस बहाने। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही एक दूसरे को ज्ञान देते रहेंगे, और सिर्फ एक दूसरे को ही नहीं, हमारे व्यूअर्स को भी हम ज्ञान देते रहेंगे, जिससे जो भी लोग ज्ञान की तलाश में हैं और सीखना चाहते हैं कुछ, तो उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसे ही जैसे कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, बस तो जी, हमारी भी यही कोशिश है। तो आशा करते हैं कि हम दोनों की ये कोशिश सफल हो और बिल्कुल। लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। जय माता दी। जय माता दी।